नमस्कार, पक्ष विपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। बात पश्चिम बंगाल पर करते हैं, जहां पर भूचाल आया हुआ है। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर से बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने फिर टीएमसी का दामन थाम लिया। 3 साल बाद अर्जुन सिंह ने घर वापसी की। देखा जाए तो पिछले 11 महीनों में बीजेपी छोड़कर टीएमसी में आने वाले अर्जुन सिंह 5वें बड़े नेता हैं। तो बीजेपी में इस वक्त भूचाल है और किस तरह की स्थिति बनी, इसको समझने की कोशिश करते हैं। वहीं बीजेपी के विधायकों की संख्या भी बंगाल में 1 साल के भीतर 77 से घटकर 70 पर पहुंच गई है। तो ये जो उठापटक का दौर जारी है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे अपने इस खास कार्यक्रम पक्ष विपक्ष में। खास मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ जुड़ा है, उनसे आपको हम रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले हम नज़र डालेंगे खबर पर। बंगाल की मुख्यमंत्री के रूप में लगातार तीसरी बार सत्ता पर काबिज हुई ममता बनर्जी की नजर अब दिल्ली के सिंहासन पर है। ममता बनर्जी बंगाल के अपने सियासी दुर्ग को दुरुस्त करने में जुटी हैं, ताकि 2024 के चुनाव में मजबूती के साथ अपनी दावेदारी पेश कर सकें। इस मिशन के तहत इन दिनों सियासी जनाधार रखने वाले उन सभी विपक्षी नेताओं की एक के बाद एक टीएमसी में एंट्री कराई जा रही है। पश्चिम बंगाल के कद्दावर नेता मुकुल रॉय ने सबसे पहले जून 2021 में बीजेपी को अलविदा कहा। इसके बाद राजीव बनर्जी, बाबुल सुप्रियो, विश्वजीत दास जैसे नेताओं ने भी बीजेपी छोड़कर टीएमसी का दामन थाम लिया। राजीव बनर्जी त्रिपुरा में पार्टी के प्रभारी हैं, जबकि बाबुल सुप्रियो सांसदीय छोड़ उपचुनाव में विधायक बन गए हैं। इस फहरिस्त में अब बड़ा नाम अर्जुन सिंह का भी जुड़ गया है, जो बैरकपुर से सांसद हैं और भाटपारा सीट से 4 बार विधायक रह चुके हैं। बीजेपी में एमएलए बनकर आए थे, एमपी बनकर के वापस गए। बंगाल की राजनीति में हमेशा होता रहता है आना जाना, तो उसी परंपरा में वो भी गए। और हमारे पार्टी आने के बाद उनका ऊपर जिस प्रकार से अत्याचार किया गया, प्रशासनिक बुलडोजर चलाया गया, उनकी व्यवसाय से लेकर उनके परिवार तक किसी को छोड़ा नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार प्रेशर लेने की और उनको संभव नहीं हो पाया, इसलिए उन्होंने सरेंडर कर दिया। देखिए, ये जो राजनीति है, दल बदलो आयाराम गयाराम का राजनीति, हम इसको घृणा का दृष्टि से देखता हूँ, क्योंकि ये मैं इसको राजनीतिक विश्वावृत्ति कहता हूँ। जिसका पास ज्यादा सुविधा देगा उसके पास चले जाना, और देश का सवाल नहीं है, आइडियोलॉजिकल सवाल नहीं है, हमारा फायदा जहाँ है हम वहाँ जाएंगे। तो इस तरह जो मानसिकता है, ये हम इसको घिनौना मानते हैं। अर्जुन सिंह बैरकपुर इलाके से आते हैं। 2019 में टीएमसी से टिकट न मिलने पर उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया था। अर्जुन सिंह दिनेश त्रिवेदी को बैरकपुर सीट से हराकर सांसद बने थे, लेकिन 2021 के विधानसभा चुनाव के दौरान ही त्रिवेदी ममता का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। ऐसे में बैरकपुर के इलाके में टीएमसी के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं बचा था, जिसके सहारे ममता टीएमसी को मजबूत कर सकें। अब अर्जुन सिंह की घर वापसी ने टीएमसी को बैरकपुर इलाके में मजबूत होने का मौका दे दिया है। मुकुल रॉय, राजीव बनर्जी, बाबुल सुप्रियो, विश्वजीत दास और अर्जुन सिंह ने बीजेपी छोड़कर टीएमसी में एंट्री की है। ये पांचों नेता पश्चिम बंगाल की सियासत में अपना राजनीतिक आधार रखते हैं और अपने ही दम पर जीतने की ताकत। इन पांचों नेताओं की अपने अपने इलाके में मजबूत पकड़ है, जिसके चलते ममता बनर्जी ने सारे गिले शिकवे भुलाकर अपने साथ लेने में इन्हें कोई देरी नहीं दिखाई। मई 2021 में हुए विधानसभा चुनावों में टीएमसी की प्रचंड जीत हुई थी। वहीं बीजेपी ने भी अपना सबसे बेहतर प्रदर्शन किया था। चुनावों के बाद बीजेपी ने दिलीप घोष को हटाकर राज्य का नेतृत्व सुकांत मजूमदार के हाथों में सौंप दिया, लेकिन उसके बाद से विरोध, आंतरिक कलह, विधायकों का दल बदल तेज हो गया है। इसके बाद बंगाल में जो भी चुनाव हुए हैं, सभी में बीजेपी को हर चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। पिछले कई महीनों में दल बदल के कारण बीजेपी के कुल विधायकों की संख्या 77 से घटकर 70 हो गई है। इस तरह फायदे की बजाय बीजेपी को नुकसान हुआ है। बीजेपी नए और पुराने नेताओं के बीच संतुलन बनाने में जूझ रही है, जिसका सियासी फायदा ममता बनर्जी को मिल रहा है। टीएमसी बंगाल में अपने सियासी आधार को मजबूत करने में जुटी है, ताकि 2024 की सियासी पारी जबरदस्त तरीके से खेल सके। दरअसल 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की सत्ता से बेदखल करने की लड़ाई काफी कठिन और चुनौतीपूर्ण होने वाली है।
इस बात को ममता बनर्जी भी बेहतर और बखूबी तौर पर समझती हैं। इसीलिए ममता अपनी दावेदारी पेश करने से पहले अपने सियासी किले को मजबूत करने में जुटी हैं, जिसकी शुरुआत उन्होंने 2021 के विधानसभा चुनाव जीतने के साथ कर दी है। ममता बनर्जी का प्लान देश के अन्य बड़े राज्यों में विस्तार से पहले पश्चिम बंगाल में टीएमसी को और अधिक मजबूत करना है। ममता का पहला लक्ष्य बंगाल की उन 18 सीटों पर वापस कब्जा जमाने का है, जिन्हें 2019 में बीजेपी जीतने में सफल रही थी। इसीलिए ममता बनर्जी एक के बाद एक बीजेपी के सांसदों और बड़े नेताओं को टीएमसी में शामिल कराने की मुहिम में लगी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि जिस तरह से उसने 77 सीटें जीती हैं तो एक बहुत बड़ा काम किया और बहुत चुनौतीपूर्ण तरीके से ये सारी चीज़ें व्यवस्थित की गई थी। एक जोड़ और घटाना लगाकर पूरी गणित तैयार की गई थी। लेकिन अब जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, बीजेपी का जो अपना साजो सामान जुटाया होता है वो धीरे धीरे करके बिखरता नजर आ रहा है, यानी कुनबा जो बनाया हुआ था वो गिर रहा है। तो बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं अश्विनी शाही, जो अपनी बात वहाँ पर रखेंगे, और संजय चक्रवर्ती टीएमसी से जुड़ेंगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत हम अश्विनी शाही से ही करते हैं, क्योंकि नुकसान कितना हुआ ये तो बीजेपी को तय करना होगा, क्योंकि एक के बाद एक जिस तरह से नेता जा रहे हैं, बीजेपी क्या बैकफुट पर आ रही है। 2024 के लिए मजबूती से तैयारी करने की बात तो कह रही है बीजेपी, लेकिन एक एक करके पश्चिम बंगाल में स्थिति दयनीय होते जाना और अपने लोगों को रोक ना पाना, ये एक बड़ी चुनौती है। कैसे रोक पाएंगे? आपकी तो हालत बहुत पतली होती जा रही है अश्विनी जी। जी रवि जी, देखिए ये राजनीति है। राजनीति में बहुत सी चीजें होती हैं और किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है जी। हम लोग 3 थे, 3 से 77 हुए। हम लोग वहां पर जो है लोकसभा में किस तरीके से सीटें जीते, ऐसा नहीं हुआ कि हम 0 थे और आज 0 से भी तो नीचे कुछ जा नहीं सकते। हम लोग 3 से ऊपर 77 पहुंचे। इस चीज को भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं का वहां मनोबल देखा, अपने जो सम्मानित मतदाताओं ने जो हमको 3 से 77 किया, ये भी बहुत बड़ी चीज थी। रविंद्र जी, आज पूरे बंगाल का एक भौगोलिक जो परिदृश्य है वो बड़ा विचित्र है। अभी दिलीप दा कह रहे थे जो है कि हमारे क्या कहते हैं वहां के अर्जुन सिंह जी को और बाकी और राजनीतिक जितने हैं, इन लोगों के साथ जिस तरीके की सरकारी तंत्र की प्रताड़ना की जाती है, जिस तरीके से वहां के लोकल मामलों में जिस तरीके से हस्तक्षेप किया जाता है, इन लोगों को व्यापार नहीं करने दिया जाता है, तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसमें ममता जी की वहां कानून व्यवस्था नाम की तो कोई चीज है नहीं। तो इसलिए वो पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनके ऊपर लगा रहे हैं। इसका मुकाबला कर रहे हैं हमारे नेता, और जो आरोप तो थोड़ा ये सा लगाया कमजोर गया पड़ रहा है। ना, आपने तो जब चुनाव से पहले 200 सीटें जीतने का दावा किया था, 77 हालांकि जीत ली, मेहनत तो मानी जा रही है, लेकिन आरोप लगा कर गए हैं जितने भी नेता जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ठीक तरीके से उनकी बात को सुना नहीं जाता। रविंद्र जी, एक उत्तर और प्रदेश एक बड़े चुनाव नेता से के जाने पहले से भी- आपको काफी नुकसान हुआ। नहीं, एकदम देखिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, और ना मैं अन्य प्रवक्ताओं की तरह बोलूंगा। किसी भी बड़े नेता के जाने से उस पार्टी को नुकसान होता है, लेकिन पार्टी उसके नुकसान की भरपाई करती है। जैसे टीएमसी से ये लोग आए थे, तो क्या टीएमसी को नुकसान नहीं हुआ होगा? लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के साथ रह के जाएंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा वो नुकसान तो होगा ही पार्टी को। लेकिन मैं कहना ये चाह रहा था कि अभी आपने देखा उत्तर प्रदेश के चुनाव में सभी नेता चिट्ठी लिख कर गए थे, किस तरीके से ओबीसी का ये हो रहा है, ओबीसी के साथ अन्याय हो रहा है। कई मंत्रियों ने चिट्ठी लिखा और भगदड़ सी मची, 4-5 लोग, बहुत चिंता हुई, लेकिन वो सब चिट्ठी लिख कर गए, आरोप लगा कर गए। 5 साल यहाँ पर रहे और मंत्री का पद सुशोभित था उनके पीछे, लेकिन उसके बाद उनका नहीं हुआ और वो चले गए। तो ये चिट्ठी लिख के जाने की, जब कोई भी जाता है तो आरोप लगा के जाता है, तो ये आरोप लगा के गए हैं, लेकिन इसके पीछे के कारणों को खोजना होगा। वहां कानून व्यवस्था, जब मानवाधिकार आयोग के कारण लोग क्या हो गए, सकते हैं जाने के? मैं वही गिनवा रहा था, बीजेपी की जो नीतियां हैं वो हैं, या जो प्रशासनिक बुलडोजर चल रहा है उसकी वजह से गए? रविंद्र जी, अभी बीजेपी की नीतियों की बात नहीं है। अभी वहां कुछ दिन पहले मानवाधिकार आयोग के कुछ माननीय जज लोग गए थे, उनके साथ क्या दुर्व्यवहार किया गया, वहां पर वो बात आ गई। तो लॉ एंड ऑर्डर नाम की तो कोई चीज ही नहीं है वहां पर।
ममता बनर्जी का वहां पर जो शासन चल रहा है वो पूरा गुंडों का शासन चल रहा है और वो उसी के बल पर वो राज करना चाहती हैं, डरा कर धमका कर सबको वापस ले रही हैं। धीरे धीरे बदलाव आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत काम कर रही है वहां, और आने वाले दिनों में आप देखिएगा, चुनाव आने दीजिए, हम बेहतर करेंगे वहां। ठीक है संजय चक्रवर्ती जी, भय का माहौल व्याप्त है, कानून व्यवस्था सही नहीं है, आपके जो नेता गए थे वो वापस आ गए, कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया आपने, लेकिन डरा धमका कर किसी को वापस ले आना कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट लगती है आपको? अगर आज यहाँ आए, कल ऐसा ना हो मौका देकर फिर वापस ही कर जाए। पहली बात तो सबसे बड़ी चीज, हम अर्जुन सिंह जी का बड़ा स्वागत करते हैं, घर वापसी हुई है और ऐसे कई सांसद हैं जो आने वाले हैं, तैयारी कर रहे हैं, बड़ी संख्या में भगदड़ हुई है, एमएलए और एमपीओ की काफी बड़ी संख्या में भगदड़ है और वो आने वाले हैं, क्योंकि अभी जैसे इन्होंने कहा कि वहाँ पे जो है काम करने नहीं दिया जा रहा है, वहाँ पे व्यापार करने नहीं दिया जा रहा है, जिस तरीके का आरोप लगा के आया है। जो नेता आया है वो नेता आरोप लगा करके नहीं आया होगा। आपने ये भी कहा जा रहा है जिस तरह से टीएमसी जो है उनकी घेराबंदी कर रही थी, अभी इन्होंने कहा ये भी कहा जा रहा है ना। स्वामी प्रसाद मौर्य जी का नाम लेकर बताता हूँ, 8 साल तक कैबिनेट मंत्री रहे, एकदम दूध पे धुले हुए थे, जैसे ही भाजपा छोड़ करके जैसे ही उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया। संजय जी ये भी कहा जा रहा है जिस तरह की उनकी घेराबंदी की गई थी उससे मजबूरी बन गई उनकी वापस आना। मुझे बोलने का मौका दी, ऐसे उनको चुपचाप बोलने का मौका दिया, मुझे भी मौका दीजिए उतना कि किस तरीके से उनको जो है ईडी और सीबीआई लगा दिया गया। आजम खान को तो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा उनको कहा कि आप एक साथ केस दायर क्यों नहीं कर रहे हैं, जैसी उनको जमानत मिलती है आप फिर केस दायर कर देते हैं। तो आप किस जगह पे किसको काम करने नहीं दिया जा रहा है ये साफ जाहिर होता है। आप देखोगे ये सिंपल वे से यहाँ पे जितने भी ऑपोजिशन पार्टी के लोग हैं ये अल्पसंख्यक है, उनके ऊपर बुलडोजर चलता है। किसी बीजेपी नेता का आपने देखा एक बीजेपी नेता के ऊपर बुलडोजर चला? हमारे यहाँ पे तो उसकी भरपाई कर रहे हैं क्या आप? नहीं, भरपाई नहीं कर रहे, हमारे बुलडोजर की कोई राजनीति नहीं है, किसी भी तरीके से बुलडोजर का कोई आपने नामो निशान नहीं देखा होगा कि हम न्याय व्यवस्था अपने हाथ में नहीं लेते, ये कानून अपने हाथ में लेकर के काम करते हैं, क्योंकि लोकतंत्र के चारों खंभों को लोगों ने ध्वस्त कर रखा हुआ है कि न्यायपालिका को मानते नहीं है, वसूली करो, किसान से वसूली करने जा रहे हैं, इलेक्शन से पहले किसान निधि दे रहे थे। नहीं तो टीएमसी क्या बीजेपी से प्रेरणा लेकर चल रही है क्या? नहीं, मैं तो इनकी साफ इनकी मैं उजागर कर रहा हूँ, ये किसानों से आप वसूली कर रहे हैं, ये गरीब को राशन देने से आप जो है उनको मना कर रहे हैं। पहले उन्होंने कहा कि मुफ्त राशन देंगे, अब वो राशन देने से मना कर रहे हैं। तो नियत और नीति का फर्क क्या है, वादा क्या करते हैं? और अब तो ये देखना पड़ेगा कि 12वीं पास करने के बाद इंटर पास में अपने ग्रेजुएशन लेंगे, उनको लैपटॉप और स्मार्टफोन दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। अब तो हम तो इसका क्या कर रहे हैं कि जब 12वीं पास करने के बाद जो लैपटॉप मिलना है इंटरमीडिएट में एडमिशन करने के लिए, वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। गैस सिलेंडर ये चीज है, उन्होंने कहा था कि होली में गैस सिलेंडर देंगे, उसको भी खत्म कर दिया। और ये जिस तरीके से पिछले 2 महीने के अंदर आपने देखा होगा, पेट्रोल का दाम 10 रुपए बढ़ा करके 28 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा किया और उसके बाद जो है अब उन्होंने 9.5 रुपए कम कर दिया। मतलब जो है वाहवाही उठी। मुझे शिक्षा आजादी राजेश खन्ना की आज का एमएलए तो बिल्कुल सेम टू सेम ये सरकार उसी। चलिए, आरोप आपका यह है कि भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा नहीं किया जाता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि अगर भरोसा नहीं होता तो बाकी प्रदेशों में कैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई। पश्चिम बंगाल की राजनीति में बीजेपी थोड़ा बैकफुट पर नजर आ रही है। अश्विनी जी के पास हम चलेंगे। अश्विनी जी, 2-3 चीजें हैं जिसको देखकर लग रहा है कि अर्जुन सिंह बहुत नाराज थे, जिस वजह से गए, क्योंकि ममता बनर्जी की सरकार पर आरोप लगाना ठीक नहीं है। क्योंकि एक तो केंद्र में जिन्हें मंत्री बनाया आपने, उनको ये उम्मीद थी शायद आप उनको भी मंत्री पद दे देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दूसरी तरफ उनको लेकर जो सांगठनिक काम थे आपकी भारतीय जनता पार्टी के, उससे भी उनको दरकिनार कर दिया गया, तो उनको जिम्मेदारियों से बिल्कुल अलग थलग करके रखा गया, जिस वजह से उनकी नाराजगी बनती चली गई। देखिए रविंद्र जी, ये पार्टी के अंदर का मामला होता है और पार्टी के अंदर मामले को उठाना चाहिए। पार्टी का फोरम है, पार्टी फोरम पर ये सब उठाने चाहिए। और केंद्र में मंत्री नहीं बनाया गया तो कौन सा ममता बनर्जी जी की सरकार है जो केंद्र में उनको मंत्री बना देंगी, भारतीय जनता पार्टी ने अगर नहीं बनाया तो। ये तो एक वो वाली बात है।
कहीं ना कहीं उसके पीछे के कारणों को देखना चाहिए। आदमी को एक कहावत कही जाती है कि ईश्वर मारता है लेकिन कोई ना कोई बहाना ढूंढता है, तो वही स्थिति है। इनको जाना था तो बहाना और कोई ठीकरा फोड़ना होगा। लेकिन स्पष्ट रूप से मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, ममता बनर्जी जी बंगाल को जितना पीछे लेकर गई हैं, संजोग से इसी महीने मुझे बंगाल जाने का मौका मिला और मैं वहां पर 2-3 दिन रहा और 2-3 दिन में जो है मैंने ये देखा। पहली मेरी शुरुआत हुई टैक्सी ड्राइवर से। उसने बड़े स्पष्ट शब्दों में, वो किसी के नहीं होते हैं, वो अपना रोजी रोटी करते हैं, उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की वजह से आज बंगाल इतना पीछे चला जा रहा, उद्योग धंधे बंद होते चले जा रहे हैं। मैंने पूछा, भारतीय जनता पार्टी को आप लोगों ने क्यों नहीं जिताया? उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात कही, मुझे जो है कहने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा। तो उन्होंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी में यहाँ के जो लोकल नेता हैं, जो पुराने हैं, वो कम हैं। ये ममता बनर्जी की पार्टी से ही भाग के लोग आए हैं, इसलिए हम लोगों ने कहा कि उससे बढ़िया वही है। अच्छा। ये शब्द थे। तो आज भारतीय जनता पार्टी हर उन चीजों पर काम कर रही है जो हमको अपने ग्रास रूट लेवल पे काम करना है। लेकिन कुछ लोग जो आएंगे जाएंगे, ये आए थे लोग, ये चले जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो परंपरागत वहां पर लोग हैं, अच्छा, यही सवाल जड़ से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, वो हमारे साथ हैं। यही सवाल भारतीय जनता पार्टी के लोगों से किया जाता है बाकी प्रदेशों के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी बड़े इत्मीनान से जवाब देती है कि चूंकि जनता का मैंडेट उन्हें मिल रहा है, इसलिए जनता पर भी भरोसा नहीं। अगर उनके पक्ष में काम करते तो आपको मिल गया होता। क्या पश्चिम बंगाल के संदर्भ में ये बात टीएमसी के लिए भी तो कही जा सकती है कि लगातार 3 बार से वो सीएम बनी हुई? एकदम, देखिए, उन्होंने अगर लगातार 3 बार से सीएम बनी है तो उनके जनता ने विश्वास दिखाया है। लेकिन जनता ने विश्वास कम भी किया है कि 3 से 77 हमको पहुंचाया। जनता ने उनके ऊपर विश्वास कम किया, तभी तो हमारे ऊपर से विश्वास बढ़ाया। हमने नारा दिया 200 पार का, लेकिन 77 तो पहुंचाया वहां की जनता ने। ठीक है, चुनाव में ठीक है, चुनाव में आपकी सीटें बढ़ी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो नेता धीरे धीरे करके जा रहे हैं, अगर आप उन्हें अपनी पार्टी में किसी विश्वास के साथ तो लाए होंगे, उनका कोई स्वार्थ तो रहा होगा या आपकी विचारधारा से प्रेरित हो गए होंगे। तो क्या विचारधारा के साथ ज्यादा दूर तक नहीं चल सके या जो स्वार्थ उनका था वो पूरा नहीं हो पाया? रविंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी एक अकेली पार्टी है कि जो किसी शर्त पे किसी को शामिल नहीं कराती है। ये बहुत स्पष्ट हमारे यहाँ निर्देश है कि किसी शर्त पे हम शामिल नहीं कराएंगे। तो वो होता है, हो सकता है कि कोई मंसूबा पाल कर आए हो सकता है कोई अपेक्षा लेकर आए हो, वो अपेक्षा यहाँ नहीं पूरी हुई होगी, वो वापस जा रहे हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, जो जड़ से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, वो आज भी एकदम अंगद के पैर की तरह जमे हुए हैं वहां। उनको तोड़ना और उनका कहीं जाना संभव ही नहीं है। लेकिन आने वाले दिनों में वही कार्यकर्ता हमारे जो है बढ़ रहे हैं और ममता बनर्जी से जनता के बीच में नाराजगी बढ़ रही है। नेता तो कल चुनाव होगा, देखिएगा, फिर कुछ लोग इधर से उधर जाएंगे, उधर से इधर आएंगे। वो चुनाव के समय होगा। ये लोग जा रहे हैं, हो सकता है इनका कुछ स्वार्थ वहां पूरा हो रहा हो सकता है कोई धमकी मिली हो सकता है व्यापार अवरुद्ध किया गया हो सकता है कि इनके ऊपर कोई वहां पर लोकल दबाव डाला गया हो, कुछ भी हो सकता है। वो सच सामने नहीं आएगा, बस आना जाना जरूर दिखेगा। संजय जी, बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं। अगर कुछ नेता पहले आपसे टूटकर बीजेपी में गए और आप बीजेपी से टूट के वापस आपकी पार्टी में आ गए, तो आपको ही डरने की जरूरत है। जो नेता टूट सकते हैं इतनी आसानी से, वो कल आपसे भी टूट सकते हैं। मैं यहाँ पे स्पष्ट कर दूं। और एक बात जो अश्विनी जी ने कही, वो हम थोड़ा और आपसे पूछना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि जो आम लोगों से बात करी, जैसे टैक्सी ड्राइवर का उन्होंने बात किया कि उन लोगों ने कहा कि चूंकि जिन लोगों को आपने अपनी पार्टी में बीजेपी में शामिल कराया है वो टीएमसी के ही नेता, इसलिए टूट कर जा रहे हैं। तो ये बहुत गहराई वाली बात करी। आपको बहुत मंथन करने की जरूरत है कि कैसे आप रोक पाएंगे अपने नेताओं के। कहीं ना कहीं तो ये इस बात का संकेत तो मिल ही गया ना आपके नेताओं का इधर से उधर जाने में कि हाँ, टीएमसी को थोड़ा मंथन करने की जरूरत है। देखिए, पहली बात तो मैं यहाँ क्लियर स्पष्ट कर देता हूँ कि हमारी जब पहली सरकार बनी थी तो वहाँ तो हमारी सीटें 185 थी। दोबारा जब सरकार बनी तो हमारी जो सीटें बनी 211 थी। दोबारा जब सरकार बनी तो 220 थी। हमारे को फर्क नहीं पड़ता कि कौन नेता आता है कौन नेता चला जाता है। इस बार सारा काम दाम दंड भेद मुकुल रॉय से लेकर के सबको इन्होंने सब शामिल करवा लिया। सब लालच दे करके, सीबीआई का डर दिखा करके, ईडी का डर दिखा करके सब जितने लीडर थे छटपटाते हुए वो बीजेपी में गए थे, उन्होंने सरकार बनी। प्रधानमंत्री की तमाम सभाएं थी, सोनार बांग्ला बन गया, उसके बाद जेपी नड्डा के रोड शो हुए और आपके अमित शाह जी के उसके हुए।
800 MLA MP 3 महीने तक पन्ना प्रमुख बनते गली गली घूमते रहे। ममता बनर्जी व्हील चेयर में अकेले दम पे हमारी नेता ने अकेले दम पे पूरा का पूरा चुनाव जीतते हुए दिखाया। नहीं, वो तो कह रहे हैं आपने विकास करवाया ही ना आपकी पार्टी ने। आपकी पार्टी पर विकास को लेकर वो कह रहे हैं कि आपके दावे खोखले हैं। तो ऐसे में जो सवाल अर्जुन सिंह, एक मिनट सुन लीजिए प्रधानमंत्री की तमाम संजय जी, जो सवाल अर्जुन सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर खड़े किए थे कि जूट मिलों को लेकर जो सवाल खड़े किए थे, पीयूष गोयल को घेरने की कोशिश करी, तो आपकी पार्टी में जब वो आए हैं तो सवाल वहीं के वहीं रहेंगे। तो क्या आप उन वादों को पूरा कर देंगे? वहाँ पे सबसे बड़ी चीज हमारे यहाँ पे सिंपल वे से ममता दीदी हमारे यहाँ पे एक छत्र नेता है और पूरी जनता अगर उनके पीछे नहीं चल रही होती तो बीजेपी का शासन होता है। किसने रोका था वहाँ पे बीजेपी के शासन से? अगर जो नेता के दम पे अगर ये सोचते हैं कि अगर नेता के दम पे अगर ये बीजेपी का वहाँ पे सरकार बन जाती, किसी की भी मगर आपके आगे टूट करके नहीं आते हैं क्या? आपकी पार्टी में टूट के लोग नहीं गए क्या? क्या अन्य प्रदेशों में आपके में टूट कर नहीं है? सरकार क्या बनी नहीं क्या? आप आसाम के जो मुख्यमंत्री थे उनको जो है कांग्रेस की टूट करके नहीं, तो आपको इसलिए सोचना है ना कि वो 3 से 77 पे पहुंच गए, इसलिए नुकसान तो आपको हुआ है ना। वो सारे के सारे जितने लोग गए हैं वो टूट के गए हैं। वो कांग्रेस की सीटें खत्म हो गई, वो सीटें खत्म हुई आपके The person you are speaking with. अश्विनी जी, नेताओं का टूटना तो लगा रहता, वो ये भी कह रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब चूंकि अभी भी क्वेश्चन मार्क है, जरूरी नहीं कि बहुत सारे विधायक जो निशाना साध रहे हैं अर्जुन सिंह की, बहुत सारे जो लोग टीएमसी से अभी भी बाकी रह गए वो भी चले आए। ऐसे में कैसे संभालेंगे आप? रविंद्र जी देखिए, अभी चुनाव आने में वहाँ समय है, इस बीच में भारतीय जनता पार्टी अभी तो चुनाव की बात ही नहीं कर रहे, अभी तो पार्टी में जो टूट-फूट मची है उसको दुरुस्त कैसे करेंगे आप? उसी पर आ रहा हूँ जी। तो अभी चुनाव आने में भी समय है और वो टूट-फूट की बात कर रहे हैं। पिछले 10-15 सालों से भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम वहां लगकर और ग्राउंड लेवल पर मेहनत कर रही है। ये 3 से 77 ऐसे नहीं हुआ है, इसमें बहुत से हमारे कार्यकर्ताओं का वहां पर मेहनत है, बहुत से हमारे कार्यकर्ताओं की हत्याएं हुई हैं, बहुत से हमारे कार्यकर्ताओं का घर जलाया गया है, बहुत से हमारे कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जाता है। और वहां भौगोलिक स्थिति ये है कि पहले जो टीएमसी अभी करती है यही पीछे कम्युनिस्ट के लोग करते थे। गांव में कुछ बेरोजगार लड़के चौक चौराहों पर वो कैरम बोर्ड खेलते हुए मिल जाते हैं, झंडा लगाकर, वसूली उनका काम है। किन मुद्दों की बात करेंगे आप? मैं बता रहा हूँ ये लड़के जो है बहुत गंभीर चीज बोल रहा हूँ रविंद्र जी, ये मैसेज जाना चाहिए। मैंने जो ऑब्जर्वेशन हमारा है वो मैं बता रहा हूँ आपको कि वो लड़के अपने आप को वसूली करके वो रोजगार सोचते हैं कि हमको मिल गया है, लेकिन ये नहीं समझते हैं कि लोकल लोग उनका दोहन कर रहे हैं, उनको प्रताड़ना दे रहे हैं और वो बेरोजगारी पर उनका वहां पर कोई नाम नहीं है, रोजगार उनके पास नहीं है। वो दिन भर वहां बैठते हैं, शाम को खर्चा आता है, उसमें सबको बढ़ता है। ये चीजें जो होती हैं उनके विरोध में कोई बोलता है तो उसको वो पीट देते हैं, सरकार और उनका पुलिस प्रशासन कुछ नहीं करती है। तो ऐसे लड़कों को गुमराह करके जो टीम खड़ा किया गया है, हम लोग उनको अब वो चीजों को वापस ला रहे हैं, उनके अंदर वो जज्बा दिखा रहे हैं। गांव में पहले भारतीय जनता पार्टी का एक झंडा नहीं होता था रविंद्र जी, और आज जाकर देखिए। संजय जी संक्षेप में जवाब दीजिए, जो आरोप उन्होंने लगाया है गुमराह करके टीएमसी खड़ी कर ले, संक्षेप में जवाब दीजिए। जब आप किसी पे एक उंगली उठाते हैं तो 3 उंगली आप पे उठती है। मैं अभी हाल ही में 3 दिन पहले वीडियो देखा था कि एक ट्रैफिक पुलिस का हवलदार ने एक बीजेपी नेता के स्पीकर का चालान कर दिया था, उसको उठा करके थाने के अंदर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बाकायदा उसको इतना हड़काया कि उस थाने के अंदर पुलिस वाले को रोना पड़ रहा था, बाकायदा वो रो रहा था। अभी और कितना नुकसान पहुंचाएगी टीएमसी? बीजेपी को और कितना नुकसान पहुंचाएगी? अरे आप देखिए यहाँ पे 2023 से पहुंचते इनका सूखड़ा साफ हो जाएगा पूरी तरीके से वहाँ। चलिए, और इतना बता दें, इस बार 42 के 42 सीटें हम लेकर के आने वाले, 1-20 सीट बीजेपी को ले जाने वाली। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों को जुड़ने के लिए। तो फिलहाल अर्जुन सिंह के जाने से उन्होंने भी संकेत दिए कि बाकी लोग भी आ जाएं, और ये जो खेल सियासत में शुरू होता है तो नफ़ा नुकसान ज़रूर देखा जाता है। क्या भारतीय जनता पार्टी जिन इरादों के साथ आगे बढ़ रही थी, अर्जुन सिंह के जाने से उन इरादों में कहीं ना कहीं कमी आई है, उसमें कमज़ोरी आई है, ये समझना होगा। साथ ही बीजेपी ये कह रही कि
हम बहुत मजबूती के साथ बढ़ रहे हैं, मंथन चल रहा है। आने वाले समय में बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ें भी देखने को मिलेगी, लेकिन ये तो शुरुआत है, आगे तो बहुत कुछ बाकी है। कितने टूटेंगे, कितने आएंगे, कितने जाएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल पक्ष विपक्ष में इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ।